Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अगर उत्तर प्रदेश में वक्त की प्रॉपर्टीज ज़्यादा है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में देश में मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो भी बहुत सबसे ज़्यादा है। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, लेकिन एक शेयर पॉपुलेशन के लिहाज उत्तर प्रदेश में जाहिर है सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं। फिर यहाँ पे काफ़ी एक नवाबों की संस्कृति भी रही है, जनसंख्या भी ज़्यादा है। आपको मालूम है जब पाकिस्तान के लिए वोट पड़ा था तो सबसे ज़्यादा वोट भी यहीं से पड़ा था। हमारे इलाहाबाद से और अलीगढ़ से आंदोलन शुरू हुआ था। तो सब पूरा यहाँ पे एक इतिहास रहा है। तो ऐसे में वक्त का अगर 25 से 30% आपको उत्तर प्रदेश में नज़र आता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 2 बोर्ड भी हैं यहाँ पर, सुन्नी बोर्ड अलग है और शिया बोर्ड अलग। अब वोहरा बोर्ड भी होगा और आगा खानी बोर्ड भी होगा। अब 4 बोर्ड होंगे। तो शिया और सुन्नी बोर्ड भी अलग है। उसके कारण भी जैसे राजा महमूदाबाद की संपत्तियों को जब इवैक्यूई प्रॉपर्टी से और वक्फ बनाने का प्रयास हुआ था, वो बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला सेटल हुआ। वो तो मेरे ख्याल से आधा लखनऊ जो था वो राजा महमूदाबाद। देखिए साहब 1947 में हुआ था जो थोड़ा बहुत पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ था। तो 3 तरह की चीज़ें आई। पहला ये, जब पाकिस्तान से जो लोग लेके आए वहाँ से हिंदू आए तो उनकी प्रॉपर्टी को लेके पाकिस्तानी सरकार ने वहाँ मुसलमानों को दे दी। दूसरा ये, जो आपने बाद में देखा कि 1971 में मुजीबुर रहमान ने एक एक्ट बनाया था। उन्होंने कहा था कि कोई शख्स अगर बांग्लादेश छोड़ के भारत जाना चाहता तो उसको तो बाकायदा उन्होंने एनमी ही डिक्लेयर कर रखा था, उसकी प्रॉपर्टी तो बस आप भूल ही गए। तीसरा ये, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था, उन्होंने बात ये भी थी कि साहब यहाँ पे जो हमारे शरणार्थी भाग के आ रहे हैं पाकिस्तान के, उनको उन स्थानों पे बसाया जाएगा जो मुसलमानों ने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी है। पर जब यहाँ से मुसलमान छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम दिया, तो जिसमें आप उसको इवैक्यूई प्रॉपर्टी या एनमी प्रॉपर्टी के अंतर्गत ना ला पाए। राजा महमूदाबाद का भी कुछ ऐसा ही केस था। क्योंकि अच्छा, वक्फ के बारे में हम 2 चीज़ें जान लें। नंबर 1, वक्फ के कहते हैं कि साहब वक्फ की ओनरशिप किसके पास है? तो कहते हैं वक्फ की ओनरशिप अल्लाह इज द ओनर ऑफ। और फिर उनसे पूछे कि साहब जब इतना बड़ा आप दावा कर रहे हैं तो ऐसा कहाँ लिखा है? तो ये बड़ी मजेदार बात यह है कि वक्त कुरान में मेंशन ही, उसके कुरान में कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन हदीसों में बातों से, इस सब छोटी मोटी बातों से देखिए संजय सर क्या फर्क पड़ता है। कुरान में तो फिलिस्तीन भी मेंशन नहीं है और कुरान में इजराइल 110 बार मेंशन है और फिलिस्तीन 1 बार भी मेंशन नहीं है। पर देखिए लड़ाई तो फिलिस्तीन पे हो रही है ना। तो वक्त कुरान में मेंशन है या नहीं? अच्छा, एक्चुअल आप जब बताते हैं कि सर हमारे जो मजहब है उसका स्रोत इकलौता कुरान है, तो जब आप कुरान को स्रोत बताते हैं तो फिर उसमें मेंशन नहीं होता है। इसीलिए ओवैसी जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि मासरे आलमगिरी हमारा स्रोत है, जो औरंगजेब ने लिखा था। अब जाइए, नहीं बात ही फतावा आलम नहीं, उनका मासरे आलमगिरी भी है। मासिर आलमगिरी तो वो उसकी जो है वो औरंगजेब की हिस्ट्री है, जो जीवनी है जीवनी तो उसको जीवनी है। जीवनी को साकी ने किया, वो साकी मुस्ताद खां की लिखी। एक मिनट में आप क्लैरिफाई कर दूं, वो इसलिए मैं कि मैं फतावा आलमगिरी का ट्रांसलेटर हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने फतवा, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है फतावा आलमगिरी को ट्रांसलेट करने का। मासिर आलमगिरी जो है वो साकी मुस्ताद खान की लिखी हुई औरंगजेब की एक पूरी बायोग्राफी कह लें या एक क्रॉनिकल है, क्योंकि उनका वो दरबारी था और सारी चीज़ें जो था वहाँ पे फेथफुली रिकॉर्ड किया करता था। तो उसी के मुगल बादशाहों के साथ से ये बढ़िया थी कि बाबर नामा से लेके औरंगजेब नामा तक उन्होंने सारी चीज़ें रियल टाइम में रिकॉर्ड करा दी। उन्होंने अपने मुंह से अपनी कलम से रियल टाइम में दिन में हो रहा था, रात में लिखा जा रहा था, वो सारा इतिहास दिखा दिया। लेकिन साहब दिक्कत ये थी कि रोवेला थापर, इरफान अभी, बी शर्मा, ये सब कह रहे हैं कि नहीं, मुगल बादशाहों ने जो कुछ लिखा वो झूठ है, जो हम बता रहे हैं वो सही है।